चलो कल के क्लास में हम हर्यक वंश, टोटल मगध में कितने वंशों ने राज किया था? 7 वंश, जिसमें कल 2 वंश समझ चुके हैं। कौन कौन सा? हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। हर्यक वंश और शिशुनाग। तो हर्यक वंश के बारे में हम समझे थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है बताओ? बिंबिसार। हर्यक वंश का हम बात करें जो बिंबिसार था, और बिंबिसार के समय ही कौन कौन से धर्म चलते थे? ज्यादातर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संचालन होता था, ये चलते थे। और पहला ऐतिहासिक राजवंश का जब भी नाम पूछे तो क्या बताएंगे? हर्यक वंश। हर्यक वंश वाले की राजधानी क्या था? जोर से बताओ। राजगिरी। क्या था राजधानी? राजगिरी। हर्यक वंशों ने कुल कितने साल तक राज किया था? 52 वर्षों तक। कितने वर्ष तक? ठीक है ना। बिंबिसार ने अपनी स्थायी सेना का भी क्या किया था? व्यवस्था वगैरह किया था। बिंबिसार कौन से क्षेत्र पर युद्ध के तहत जीता था? अंग महाजनपद। कौन सा था? कितने विवाह किया था? 4 विवाह। सबसे पहला महाकौशल, दूसरा विवाह चेलन्ना, तीसरा विवाह क्षेमा, और चौथा आम्रपाली। अजातशत्रु का जन्म किससे हुआ? चिलन्ना ना। चिलन्ना से प्रभावित होकर कौन सा धर्म? जैन धर्म। ठीक है ना। और बिंबिसार ने कौन से राजा का मदद किया था जिसका तबीयत खराब हो गया था? चंद्रप्रघोत। चंद्रप्रघोत को कौन सा रोग हुआ था? असांध्य रोग करके है। और उसको ठीक करने के लिए किसको भेजा था? जीवक को। किसको भेजा था? जीवक को भेजा। फिर वो ठीक किया, जिसके बाद उनका जो क्षेत्र था अवंती वाला, वो किसके अधीनता स्वीकार कर लिए? बिंबिसार के अधीनता स्वीकार किए। राजा भी वही लोग हैं। बाद में उस क्षेत्र को मिलाया जाएगा आगे चल के, हाँ कि नहीं। बिंबिसार की हत्या 452 ईस्वी में, सॉरी 492 ईस्वी में कौन किया था? अजातशत्रु। कौन किया था? अजातशत्रु आगे शासक बना। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। इसी को हम क्या बोलते हैं? कुणिक या प्रथम पितृहंता के नाम से जानते हैं। इसके समय हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगति हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति, यही हुआ था ना। 483 ईसा पूर्व हुआ था, हाँ कि नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं इसने वैशाली क्षेत्र को भी जीता था। कौन कौन से यंत्र के मदद से? रथ मूषक और महाशिला कंटक। और किसे भेजा था वैशाली क्षेत्र में पूरा उनकी जानकारी एकत्र करने के लिए? वर्षकार को। किसको भेजा था? वर्षकार। ठीक है ना। अजातशत्रु के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। क्या क्या? उदयभद्र और उदयन। तो अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा? उदयन। उदयन के संबंध में तो ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। उदयन का हम बात करें, उदयन का जो पुत्र था जिसका नाम था नागदशक, तो नागदशक एक अयोग्य शासक बना, और अयोग्य शासक था नागदशक। नागदशक की हत्या कौन कर लिया? शिशुनाग। दोनों नाग वाले हैं, नागदशक शिशुनाग, समझ आ रहा? तो नागदशक की हत्या कौन करेगा? और कौन सा वंश की स्थापना? हर्यक वंश खत्म होके क्या आया? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का हम बात करें तो वो था कालाशोक। कौन था? कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति? द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? और नंदीवर्धन की हत्या किया था महापद्मनंद। तो नंदी और नंद दोनों सेम टाइप के हैं, समझ में आ रहा है? हाँ है ना। तो नंदीवर्धन की हत्या कौन किया था? महापद्मनंद। और कौन से वंश की स्थापना करेगा? नंद वंश का। कौन से वंश का? तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा वंश? नंद वंश के बारे में, ठीक है। चलो नंद वंश के बारे में देखें, बातें ना करें बीच में, शांत हो जाओ। नंद वंश को पढ़ने से पहले आपको समझना कि अभी अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो अभी हम मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं मगध महाजनपद। क्या पढ़ रहे हैं? मगध। तो मगध में कितने वंश लोग शासन किए? 7 वंशों ने क्या किया था? शासन। इसका ट्रिक क्या था? हसीना मसूक सा बोल दो तो ठीक रहता है, मसूक सा। तो हा से क्या आएगा? हर्यक वंश।
टी से शिशुनाग, ना से नंदवंश। तो अभी नंदवंश में अभी आए हैं। म से फिर क्या आएगा? लेकिन इसके बीच में, इनके बीच में आपका विदेशी आक्रमण होता है। क्या होता है? सिकंदर वगैरह भारत आएंगे आक्रमण करने के लिए, तो पहले उनको पढ़ेंगे अपन। उसके बाद हमारा क्या आएगा? मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन। कौन आएगा? सातवाहन। उसके बाद फिर विदेशी जो शासन है उसको समझेंगे कि क्या था उस समय, शक वाले, कुषाण वाले, पल्लव वाले, तो उनके बाद में अपन का आ जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? नंदवंश, है ना। चलो नंदवंश का हम बात करें तो नंदवंश का जो समय था मगध के क्षेत्र में, वो कितना था बता दो? 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक शासन रहा मगध में नंदवंशों का। और नंदवंश का स्थापना कौन किया था? महापद्मनंद। कौन किया था बता दो? महापद्मनंद। नंदवंश की क्या किया था स्थापना? तो ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे प्रश्न बनता है, भूलना मत। नंदवंश की स्थापना कौन किया था? महापद्मनंद। तो ये हो गया संस्थापक के दृष्टिकोण से इसका नाम। और यदि हम बात करें इसमें नंदवंश का जो अंतिम राजा था, नंदवंश का क्या बता दो? सर अंतिम बोलता हूं, सॉरी। नंदवंश का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? महापद्मनंद। क्या नाम था? महापद्मनंद। चलो देख लो इधर सामने। चलो तो महापद्मनंद के बारे में देखते हैं। ये नंदवंश का क्या था? संस्थापक। दूसरा खास बात, ये सबसे क्या था? शक्तिशाली राजा। सबसे क्या था? शक्तिशाली। ये कौन सी जाति का था बोलेंगे तो शूद्र जाति का। कौन सी जाति का? शूद्र जाति का था। और महापद्मनंद का सब, इसने क्या सोचा था? किसको? ये जो महापद्मनंद किनसे ज्यादा चिढ़ता था? तो चिढ़ता था राजपूतों से। किससे ज्यादा था? और राजपूत जो होते थे वो क्षत्रिय वर्ग के थे। कौन से वर्ग के थे? क्षत्रिय वर्ग। तो महापद्मनंद जो होता था वो राजपूतों का विनाश करना चाहता था। और राजपूत जो थे वो कौन से वर्ग के थे? क्षत्रिय वर्ग के। तो इन्होंने ये करता क्या था, जैसे कि कहीं भी युद्ध लड़ने जाता था महापद्मनंद, जब भी कभी भी युद्ध वगैरह करने जाता था, तो ये राजपूतों को या क्षत्रियों को क्या करता था? जो भी सेना होता था उसके फ्रंट लाइन में खड़ा करता था। समझ आ रहा है? क्योंकि सबसे पहले लाइन या दूसरा लाइन के जो लोग होते थे उन लोगों का मृत्यु होना तय होता था एक प्रकार का। समझ आ पा रहा है? तो उन लोगों को फर्स्ट लाइन में खड़े कर देता था ताकि जब भी सामने से अटैक होगा तो उनका मृत्यु हो जाए। तो ये कौन ऐसा करता था? महापद्मनंद। कौन करता था? महापद्मनंद इसी प्रकार से करता था कि वो राजपूतों को अपनी सेना में तो लेता था, लेकिन युद्ध के समय क्या करता था? एकदम फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में खड़े कर देता था, ताकि अगर कोई आएगा भी तो अगर वो किसी फ्रंट लाइन वाला अगर किसी को मारता भी है तो उसको निकालते तक दूसरा उसको मार देता है। समझ आ रहा ना? तो इस प्रकार से पूरा चलता था। तो इसने मुख्य रूप से क्या चाहा? राजपूतों का विनाश कैसे हो, तो अपनी सेना के फ्रंट लाइन में खड़े करवा करता था। दूसरा चीज, राजपूत जो थे कौन से वर्ग के थे? क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला था, इसलिए इसने एक उपाधि लिया था, सर्व क्षत्रांतक। कौन सी उपाधि? इसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश। और क्षत्रियों में ज्यादातर किसका नाश किया? राजपूतों का। किसका नाश किया? राजपूतों का क्या किया था? नाश। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? तो यहां से हमारे एग्जाम, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सर्व क्षत्रांतक की उपाधि किसने लिया था? महापद्मनंद ने। क्योंकि यह किसका नाश करना चाहता था? क्षत्रियों का नाश करना चाहता था। लेकिन ये कौन सा खुद वर्ग का था? ये शूद्र वर्ग का था। और किसका नाश करना चाहता था? क्षत्रियों का नाश करना चाहता था। समझ आ रहा है यहां तक? है ना? चलो, महापद्मनंद ने ही भारत में एक नया व्यवस्था या एक नया पद्धति लाया, इसको बोलते हैं केंद्रीय शासन। क्या बोलते हैं? कि एक ही स्थान से पूरे क्षेत्रों पर शासन स्थापित करना, इसको बोलते हैं केंद्रीय शासन। क्या बोलते हैं? लेकिन अभी की स्थिति में केंद्रीय शासन, ज्यादातर हमारे देश में केंद्रीय शासन ही देखने मिलता है। जैसे आप बहुत सारे विभाग देखोगे केंद्र सरकार के पास में होता है, जैसे डाक विभाग, रेल विभाग, सीबीआई, आईबी, समझ रहे हो ना। और जितने भी बड़े बड़े जो विभाग है, कैग है,
देश में संशोधन का जो विषय है सब किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास। समझ आ पा रहा है? तो लेकिन ये केंद्र सरकार के पास में तो पूरे शक्ति है, लेकिन अभी हमारा स्टेट तो संघात्मक वाला है, मतलब राज्य शासन भी हमारे यहाँ चलता है, तो उसको हम बोलते हैं मिला के विकेंद्रीकृत। क्या बोलते हैं? अभी के हिसाब से हमारे देश में चलता है विकेंद्रीकरण, कि अलग अलग क्षेत्रों से शासन होता है। लेकिन इसने क्या लाया था? केंद्रीकृत शासन। क्या लाया था? एक ही जगह से पूरे क्षेत्रों का क्या करना? संचालन करना। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? केंद्रीकृत। और छोटे छोटे क्षेत्रों से शासन करना मतलब विकेंद्रीकृत। क्या बोलते हैं? तो अभी हमारा भारत देश क्या है? विकेंद्रीकृत। क्या है आपका? क्योंकि ग्राम है, फिर जनपद है, जिला पंचायत, उन सब क्षेत्रों में प्रशासक बैठते हैं। समझ आ रहा है? फिर धीरे बढ़ते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा इकाई बटा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? और मान लो कि हमारा देश सिर्फ दिल्ली से संचालित होता, दिल्ली वाले ही पूरा जो भी निर्णय लेंगे पूरा देश में चलेगा हर एक क्षेत्र में, तो उसको बोलते हैं केंद्रीकृत। क्या बोलते हैं? तो महापद्मनंद क्या लाया था वो समझ गए? क्या लाया था? केंद्रीकृत शासन। क्या लाया था? तो केंद्रीकृत शासन पद्धति का जनक किसको मानते हैं? महापद्मनंद को मानते, अपने समय इसने लाया था। समझ आ पा रहा है ना? चलो, और इसी के साथ में एक व्यक्ति रहता था जो इसका प्रिय मित्र था, जिसका नाम है आपका पाणिनि। क्या नाम था? तो पाणिनि के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक? तो पाणिनि किसके समय रहता था? महापद्मनंद के समय। किसके समय? और इसका कौन सा पुस्तक प्रसिद्ध हुआ? अष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसको हम समझेंगे जो किसका होता है? पाणिनि का होता है। तो पाणिनि किसका प्रिय दोस्त था? एकदम प्रिय मित्र था महापद्मनंद का। आया बात समझ में? आया ना? और महापद्मनंद का विचारधारा क्या था? एक राष्ट्र करना। क्या करना? एक राष्ट्र, कि पूरे भारत को या पूरा जो क्षेत्र है उसको पूरा को मिलाना और एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना। समझ आ रहा है? तो महापद्मनंद का विचारधारा क्या था बता दो? किसका निर्माण करना? एक राष्ट्र का निर्माण करना। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? साथ ही साथ इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था बता दो? पाटलिपुत्र को। राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाता है? राजधानी। क्योंकि कौन सा वंश अभी खत्म हुआ है? इससे पहले क्या चलता था? शुंग वंश। क्या चलता था? सॉरी शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद क्या आया? नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक यह अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। क्लियर यहां तक सबका? तो फिर से देख लो, महापद्मनंद इस वंश का क्या था? संस्थापक, सबसे शक्तिशाली था। कौन सी जाति का था? शूद्र जाति। किसका विनाश किया था? राजपूत। राजपूत लोग क्या थे? क्षत्रिय। तो इसी ने कौन सा उपाधि लिया? सर्व छत्रांतक। कौन सा पद्धति लाया? केंद्रीय शासन। प्रिय दोस्त कौन था? पाणिनि। और इस तो मेन याद रखना, अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। क्लियर यहां तक सबका? इस पेज में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन मिलेगा सर्व छत्रांतक। क्या मिलता है? दूसरा क्वेश्चन मिलेगा केंद्रीकृत शासन। क्या मिलता है? और तीसरा क्वेश्चन आता है नंद वंश का संस्थापक। आ रहा बात समझ में? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा महापद्मनंद के बारे में ही है। महापद्मनंद को ही कहा जाता है, भार्गव के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? भार्गव के नाम से जानते हैं। और भार्गव कौन था? तो ये दूसरा परशुराम का अवतार था। दूसरा क्या था? परशुराम का अवतार था, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? भार्गव। तो मेन ये क्वेश्चन याद रखना कि महापद्मनंद को और इसकी तुलना हम किससे करते हैं? मतलब इसको भार्गव के नाम से भी जानते हैं। आया बात समझ में? है ना? चलो इसने देख लो, मगध में राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे अत्यधिक क्या था? ये शक्तिशाली। पहले भी देख चुके हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे शक्तिशाली कौन था? महापद्मनंद। क्या था बता दो? महापद्मनंद। और इसने जो आपका कलिंग क्षेत्र को भी जीता था। कौन से क्षेत्र को? कलिंग कहां पड़ता है अभी? उड़ीसा में। कहां पड़ता है? तो उड़ीसा क्षेत्र में जो कलिंग वाला जो क्षेत्र था, इसको किसने जीता था बोलेंगे तो महापद्मनंद ने जीता था। और महापद्मनंद जीतकर कौन सी उपाधि धारण किया? तो एक राट या एक छत्र। समझ आ रहा है? एक राट या एक छत्र की जो उपाधि किसने लिया था बोलेंगे तो
महापद्मनंद ने लिया था। लेकिन कलिंग जो है वो पूरी तरीके से जीतेगा अशोक। कौन जीतेगा? अशोक। कलिंग युद्ध पढ़ेंगे, कौन सा युद्ध? जो अशोक के समय होगा। किसके समय होगा? अशोक। अभी ये कलिंग को तो जीता है, लेकिन कलिंग को भी पूरी तरीके से नहीं मिलाया है। तो बाद में कलिंग युद्ध और होगा। समझ आ रहा है? किसके समय में? अशोक के समय में हमको देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो यहां से क्या क्या याद रखना है कि महापद्मनंद को ही क्या बोलते हैं? भार्गव। राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मनंद। किस क्षेत्र को जीता था अपने समय? और कौन सी उपाधि लिया? एक राठ। कौन सी उपाधि? या एक छत्र। लेकिन कलिंग को पूरा मिलाया क्या? नहीं मिलाया। कलिंग को पूर्ण रूप से इसने नहीं मिलाया था। आ रहा बात समझ में? हाँ है ना? आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद हम बात करें महापद्मनंद के बारे में। इतनी जानकारी आपको समझना है जितना अपन लिखे हैं। समझ आ रहा है? महापद्मनंद के बाद नंद वंश का जो शासक बना, जिसका नाम था आपका मुख्य रूप से घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। तो महापद्मनंद के बाद नंद वंश का जो शासक कौन बना बता दो? घनानंद। घनानंद जो था एक प्रकार का एकदम बोले तो क्रूर शासक था। मतलब एकदम जितनी भी जनता था, जनता वगैरह जो होते थे, उनको अत्यधिक परेशान करता था, लूटपाट करवाता था, जबरदस्ती किसी चीज को छीन लेना, किसी की हत्या करवा देना। मतलब कुल मिला के जनता को क्या करने वाला? परेशान कर देता था। समझ आ पा रहा है? तो उसी को हम बोलते हैं क्रूर शासक। क्या बोलते हैं? तो नंद वंश में सबसे क्रूर शासक के रूप में कौन उभरा था? मतलब जिससे मगध की जो पूरी जनता चिढ़ने लगी थी, कब इसका मृत्यु हो, ये हो, पूरा ऐसा सोचना चालू कर दिए थे। कौन? आपका नंद वंश के जो भी नंद वंश का शासक कौन था? आपका घनानंद। तो घनानंद किस प्रकार का शासक था? एक प्रकार का क्रूर शासक। इससे पहले देख लो, कलिंग को जीत के कौन दे दिया है? महापद्मनंद। इसने क्या किया था? कलिंग में नहर का निर्माण। किसका निर्माण? तो क्वेश्चन यदि आ जाए एग्जाम में, तो कलिंग में नहर का निर्माण कौन करवाया था? घनानंद। कौन करवाया था? घनानंद। क्लियर है? लेकिन कलिंग को जीता कौन था? जीता कौन? महापद्मनंद। पूर्ण रूप से मिलाया था क्या? नहीं। पूर्ण रूप से आगे चल के कौन मिलाएगा? अशोक के समय हमें देखने मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन आ जाए, कलिंग में नहर का निर्माण किसने करवाया? घनानंद। कलिंग जो क्षेत्र है वह किधर है? उड़ीसा में। कहां मिलेगा आपको? उड़ीसा क्षेत्र में। और घनानंद एक प्रकार का सबसे लालची शासक में गिना जाता है। सबसे लालचपन किसके पास? लालच किसको था? घनानंद को। पूरे क्षेत्र को, पैसे को छीन लेना। आ रहा समझ में? तो सबसे लालची शासक घनानंद, सबसे क्रूर शासक का नाम घनानंद। इसी के समय आया 326 ईसा पूर्व में सिकंदर। कौन आया था? तो सिकंदर का डिटेल अलग से हम पूरा पढ़ेंगे। अभी क्या नॉर्मली अपन देख रहे हैं कि सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया गया था। उस समय भारत में किसका राज चल रहा था? घनानंद का। किसका राज चल रहा था? घनानंद। और इसने क्या बोला सिकंदर के मतलब घनानंद ये बोला कि घनानंद के पास एकदम विशालतम सेना था, बहुत बड़ी सेना था। उस सेना को देखकर ही सब डर जाते थे। समझ आ रहा है? तो घनानंद को यह लगा कि मेरे सेना को देख के सिकंदर लौट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिकंदर जो है कौन से नदी को पार नहीं कर पाया था? व्यास नदी को। कौन सी नदी को? कि उस समय व्यास नदी में अत्यधिक तूफान, बाढ़ वगैरह आ रहा था। एकदम ऐसा रूप था कि उसको पार नहीं कर सकते थे। तो कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया था? व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, इसलिए वो लौटा था। कौन? सिकंदर। लेकिन घनानंद क्या बोला कि मेरी विशालतम सेना को देख के लौटा है सिकंदर। समझ आ पा रहे हैं? और सिकंदर लौटता कब है? 325 ईसा पूर्व में। आया कब था? 326 ईसा पूर्व में आया। और कब लौट गया? 325 में। लेकिन लौटा क्यों था ये? क्योंकि बहुत दूर से उन लोग युद्ध करते करते आ रहे थे सिकंदर लोग, तो उनकी सेना पूरी थक चुकी थी, उनको घर वापिस जाना था। कई कई सालों से उन लोग घर नहीं गए थे। और फिर देखे कि इतना जो नदी है, व्यास नदी को पार अपन नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा अपन वापिस चले जाते हैं। और अगर पार करके आते तो किससे युद्ध होता? घनानंद से। लेकिन घनानंद क्या सोचा कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसको देख के वापिस चले गया। समझ आ रहा है? अब डर्रा के हाव डर्रा के वापिस चले गए। ऐसा किसके मन में है? घनानंद।
तो वो फिर अपने आप को और शक्तिशाली समझने लगा। कौन? घनानंद। कि एक तो क्रूर शासक था, एकदम लालची शासक है, और पूरा विश्व को जीतने वाला जो योद्धा था सिकंदर, वो भी देख के लौट के करके सोच लिया, मतलब अपने आप को घनानंद बहुत ही बड़ा योद्धा समझना चालू कर लिया कि सिकंदर चले गया तो मैं बहुत बड़ा चीज हूं ऐसा करके। तो इसने क्या किया, सिकंदर के जाने के बाद अपने प्रजा पर और अधिक अत्याचार करने लगा, एकदम ज्यादा, सोच भी नहीं सकते इस प्रकार का। समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा अत्याचार करने लगा कि आगे चल के इसका अंत करने के लिए कोई ना कोई खड़े होगा। किसका अंत करने के लिए? घनानंद का। कि घनानंद बहुत ही बेकार किस्म का शासक बना था। समझ आ पा रहा है? जनता पर क्या करता था? पूरा अत्याचार। और सिकंदर के जाने के बाद तो मत पूछो वाला था। समझ में आ रहा नहीं? इतना अधिक अत्याचार वो कर रहा था। और इसी के दरबार में, घनानंद की दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है चाणक्य। कौन रहता था? चाणक्य का फुल बेइज्जती किया उसने। कौन? घनानंद। क्या लिखते हो क्या, ऐसा जो भी है। तो चाणक्य का फुल बेइज्जती कौन किया था? घन, मतलब अपमानित बोलते हैं अपन उसको, उस समय में क्या बोलते हैं? अपमानित। तो घनानंद को अपमानित करके कौन उस अपने दरबार से निकाल दिया? घनानंद। अब चाणक्य सोच लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिक्षक था उस समय का चाणक्य, जो व्यक्तियों को शिक्षित करता था। अब राजा के दरबार में रहने का मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है वो। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन कौन इसको, ये बहुत दिन से रह रहा था इससे, इसके समझ आ रहा है ना? इससे पहले कौन था शासक? महाभारत, ठीक है ना? तो वो उसके समय से था वो चाणक्य। लेकिन अपमानित कौन किया था? घनानंद। तो अपन में लेके उसी चलते हैं कि घनानंद के समय था और अपमानित करके निकाला गया घनानंद के द्वारा। तो अब इसने ठान लिया चाणक्य कि मेरे को अपमानित करते हो तो मैं किसी व्यक्ति को शिक्षा तो दे सकता हूं, शासक बना के आपको हटा भी सकता हूं। समझ आ रहा है ना? मतलब शिक्षक में इतना ज्यादा गुण इसने इसके अंदर था कि इसने किसी नए व्यक्ति को योद्धा बनाया और घनानंद को हरवाया और घनानंद की हत्या करवाया। समझ आ रहा है? तो चाणक्य जो है, चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया। कौन? घनानंद। चाणक्य का सबसे प्रिय शिष्य के रूप में कौन उभरा था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत ही गरीब वर्ग का था, और चंद्रगुप्त जो मौर्य था एकदम निम्न वर्ग, एकदम गरीब था। और ये ऐसा भी काम करता था, जनता की भलाई के लिए भी ये सब काम करता था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका प्रिय शिष्य था? चाणक्य। तो चाणक्य क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा ट्रेनिंग दिया कि किस तरीके से लड़ाई करना है, क्या करना है। बहुत ही बड़ा उनको योद्धा बनाया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। बात समझ आ रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका शिष्य था? चाणक्य का। और पूरा ट्रेन किया चाणक्य किसको? चंद्रगुप्त मौर्य की, कि आपको मैं राजा बनाऊंगा। और जिसके क्रम में पूरा हर एक चीज सिखाया उसको। जब ये पूरा चीज सीख गया, उसके बाद इसने हत्या किया किसका? घनानंद का। घनानंद का क्या किया? हत्या किया। तो घनानंद की हत्या कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता थे। और कौन सा वंश की स्थापना करेगा? मौर्य वंश। कौन सा वंश? तो घनानंद के बाद नंद वंश समाप्त, और कौन सा वंश चालू होगा? मौर्य वंश। मतलब एकदम ज्यादा अत्याचारी रहोगे तो एक न एक दिन अंत होना जरूरी है। समझ आ रहा है? हाँ, है ना? और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये अपने साम्राज्य को बहुत ही अधिक डेवलप करेगा। क्यों डेवलप कर पाएगा? क्योंकि उसके साथ कौन है? चाणक्य के कारण पूरे अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा और क्षेत्रों का क्या करेगा? विस्तार करेगा। लेकिन घनानंद के समय कौन आया था विदेश में? विदेश से कौन आया था? सिकंदर। कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। कब आया था? तो उससे पहले भी कोई कोई लोग और आ चुके थे, जिसको हम बोलते हैं विदेशी आक्रमण। क्या बोलते हैं? तो पहले मौर्य वंश को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण समझेंगे। क्या समझेंगे? विदेशी आक्रमण। और विदेशी आक्रमण जब हो जाएगा, उसके बाद हम समझेंगे पूरा मौर्य वंश के बारे में। आया समझ में? हाँ कि नहीं? चलो सामने ध्यान दीजिए। चलो, तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत में क्या हुए थे? विदेशी जो आक्रमण हुए थे, उसमें सबसे पहला आक्रमण किए थे ईरान वाले। कौन किए थे? ईरान को ही हम क्या बोलते थे उस समय? फारस। क्या बोलते हैं? फारस या ईरान, दोनों वही चीज है। तो ईरानी आक्रमण बोले चाहे फारसी आक्रमण बोले, दोनों सेम चीज होता है। क्लियर सबका? तो ईरान में चलता था आपका हकमनी वंश। कौन सा वंश? जोर से पढ़ो।
हकमनी वंश का क्या था शासन, कहाँ बता दो, ईरान। तो ईरान का कुछ मैप है, देख सकते हो, भारत से दूर में इधर है आपका ईरान। तो ईरान में कौन सा वंश का इधर पूरा शासन था बता दो, हकमनी वंश का क्या था शासन। और हकमनी वंश का जो संस्थापक था जिसका नाम था साइरस द्वितीय, क्या नाम था, साइरस द्वितीय, हाँ है ना। हकमनी वंश का संस्थापक कौन था, साइरस द्वितीय। और साइरस द्वितीय के बाद इसी जो हकमनी वंश में ही नेक्स्ट जो शासक आए, मतलब हकमनी वंश का शासक लगातार चेंज होते गया। एक शासक जिसका नाम है डेरियस प्रथम, क्या नाम था, तो डेरियस प्रथम कौन से वंश का था, हकमनी वंश। इसने किया भारत पर आक्रमण, किस पर आक्रमण करेगा बता दो, भारत पर क्या करेगा, आक्रमण। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी का नाम पूछे तो किसमें टिक लगाओगे, डेरियस प्रथम। कौन था, डेरियस प्रथम कौन से वंश का था, हकमनी वंश। कौन सा वंश, तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम विदेशी आक्रमण कहां वाले किए थे, तो ईरान वाले। कौन वाले किए थे, ईरान। समझ पा रहे हो, तो फिर से देख लो, ईरान में कौन सा वंश चलता था, जोर से बोलो, हकमनी वंश। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय। हकमनी वंश का ही एक राजा जिसका नाम क्या था, डेरियस प्रथम, जो भारत पर क्या किया, आक्रमण किया था बहुत पहले। तो इसी को बोलते हैं प्रथम विदेशी आक्रमणकारी, डेरियस प्रथम। और अगर देश के हिसाब से देखें तो क्या बताओगे, ईरान। ईरानियों ने किया था भारत पे आक्रमण। क्लियर सबका, है ना। चलो अब देखते हैं जो डेरियस प्रथम था वो कौन कौन से क्षेत्र पर आक्रमण किया था और कौन कौन से क्षेत्र को जीता था। तो ये पूर्ण रूप से भारत में एंट्री नहीं कर पाया था, ये केवल जीता था आपका कंबोज क्षेत्र को और गंधार क्षेत्र को। भारत के बाहर जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में जो कंबोज है उनको ये जीता था। समझ आ पा रहा है। तो डेरियस प्रथम कौन कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया था बता दो, गंधार और कंबोज। पूरा एंट्री किया था क्या, नहीं। समझ आ पा रहा है ना। तो डेरियस प्रथम भारत में फारसी शासन का क्या किया, विस्तार। फारसी शासन का क्या किया था, विस्तार। कौन कौन से दो महाजनपद को जीता था, गंधार और कंबोज, गंधार और कंबोज। और डेरियस प्रथम ने ही ये पूरा फारसी क्षेत्र का विस्तार करते करते ऊपर अपन का आ गया था यहाँ पास। पूर्ण रूप से भारत तो नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ही पहुंचा था ये, है ना। अब डेरियस प्रथम के बाद आगे जो शासक आए हकमनी वंश में, हकमनी वंश कहां चलता था हमारा, ईरान या फारस, जो भी बोले। तो डेरियस प्रथम के बाद जो शासक आया जिसका नाम है जेरेक्स प्रथम, क्या था, जेरेक्स प्रथम के बाद आया इसके बाद और बहुत सारे लोग आए थे ऐसा कहना है, लेकिन अंतिम शासक के रूप में कौन आया, डेरियस तृतीय। क्या नाम था, तो डेरियस तृतीय अंतिम शासक था कौन से वंश का, हकमनी वंश। कौन सा वंश, हकमनी वंश का। समझ आ रहा है। और डेरियस तृतीय को किसने पराजित किया था, तो सिकंदर ने। कौन हराया था, सिकंदर हराया था। डेरियस तृतीय को कौन हराया था, सिकंदर ने पराजित कर दिया। और कौन से वंश का अंत कर दिया, हकमनी वंश का। कौन से वंश का, हकमनी वंश। क्लियर है सबका। तो हकमनी वंश कहां चलता था, ईरान में। समझ आ रहा है। हकमनी वंश का संस्थापक कौन था, साइरस द्वितीय। फिर आगे चल के प्रमुख शासक में कौन उभरा, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम कौन कौन से क्षेत्र को जीता, कंधार और गंबोज। उसके बाद अन्य शासक लोग शासन करते गए। अंतिम शासक में कौन आया, डेरियस तृतीय। कौन आया, डेरियस तृतीय को कौन हराएगा, सिकंदर। अब सिकंदर हराया तो ऑटोमेटिक यहां तक का तो इलाका सिकंदर का ही हो जाएगा, क्योंकि वो डेरियस तृतीय के हाथ में है। तो सिकंदर ने कौन से वंश को खत्म किया, हकमनी वंश को खत्म कर दिया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी में किसका नाम आएगा, ईरानियों। ईरानियों के द्वारा या तो फारसियों के द्वारा। क्लियर सबका, आगे बढ़े। और हकमनी वंश को कौन खत्म कर दिया है, सिकंदर। तो अब सिकंदर के बारे में पढ़ने से पहले उनका थोड़ा सा माता पिता का नाम वगैरह देख लेते हैं, क्या क्या नाम था, ठीक है ना। चलो भारत पर अब देखेंगे यूनानी आक्रमण, क्योंकि ये था यूनान का। कहां का था, सिकंदर कहां का था, यूनान का। और साइरस वाले लोग कहां के थे, ईरान के थे। तो एक यूनान और ईरान जस्ट उसी के करीब में है,
यहाँ पर सब लगभग कौन सा क्षेत्र मिल जाएगा मेरे को, यूनान, और इसके आगे का एरिया क्या कहलाता है, ईरान। तो ये युद्ध करते करते ऐसे आ रहा था, तो बीच में मिलेगा हकमनी वाले, कौन मिलेंगे, तो हकमनी वाले पहले खत्म करेगा वो, समझ में आ रहा है, क्योंकि हकमनी वाले के पास भारत तक का पूरा एरिया आ चुका था, कंधार गंबुज तक का आ गया था ना, तो यहाँ सब हकमनी खत्म करेगा, तो यहाँ तक का क्षेत्र मिल जाएगा, फिर भारत में एंट्री करेगा। कहाँ एंट्री करेगा, तो भारत में कौन से नदी को देख के लौटेगा, व्यास नदी, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ शासकों को हराएगा वो भारत के, उनको समझना है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है नहीं बताओ, चलो तो देख लो, भारत पर दूसरा आक्रमणकारी विदेशों वाले में कौन किया था, यूनान। पहला में कौन था, ईरान, दूसरा में यूनान। यूनान का जो राजा था जिसका नाम था फिलिप द्वितीय, क्या नाम था, फिलिप द्वितीय, है ना। और फिलिप द्वितीय की पत्नी का नाम था ओलंपिया, क्या नाम है, ओलंपिया। और सिकंदर के पिताजी का नाम क्या है, फिलिप द्वितीय, और सिकंदर की माता कौन है, ओलंपिया। ये जो ओलंपिया है ये फिलिप द्वितीय की हत्या करेगी, लेकिन जहर देके, क्या देके, जहर। तो पानी में जहर कौन बोल रहा है खाना में नहीं दे सकते, चाय वाय में। चलो देखो इधर, तो ओलंपिया जो है किसको जहर देके मार डाली, फिलिप द्वितीय। तो अब राजा कौन बनेगा, सिकंदर। कौन बनेगा, सिकंदर क्या बनेगा, शासक। लेकिन जिस समय एक घटना हुआ था, सिकंदर ज्यादा उम्र का नहीं था उस समय, समझ आ रहा है। तो सिकंदर की देख रेख इनकी दादी जी ज्यादा इनका किए थे, ऐसा टाइप से हुआ था। तो धीरे जब वो आगे शासक बना, तो कम उम्र में ही वो विश्व को जीतने के बारे में सोच लिया, क्योंकि सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था, अरस्तु ने इसे विश्व विजेता बनाने का ख्वाब दिखाया, मतलब जो भी ख्वाब बोलते हैं, ख्वाब दिखाया था, ड्रीम, हाँ ड्रीम। देखो इधर अब हो गया, एक से एक ना बताएं, इधर देख लो, ठीक। तो फिर से देखो ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं। यूनान का राजा कौन था, फिलिप द्वितीय। पत्नी का नाम ओलंपिया। ओलंपिया क्या की, जहर देके मार दी, ठीक नहीं। तो राजा कौन बनेगा, सिकंदर। सिकंदर पहले किसको खत्म करेगा, इधर वो तो बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था, इधर आने के क्रम में किसको खत्म करेगा, हकमनी वाले को खत्म करेगा, समझ में आ रहा है। और उसी हकमनी वाले को खत्म करने के बाद भारत में एंट्री लेगा, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर कौन है पता चल गया, सिकंदर कहां का था ये बताओ, सबसे पहले कहां का था, यूनान का। पिताजी का नाम क्या है, फिलिप। कौन फिलिप्स बोल रहा है, ट्यूबलाइट चलो, पिता का नाम क्या था, फिलिप। माता का नाम ओलंपिया, जहर दे दी किसको, फिलिप को, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, सिकंदर। तो सिकंदर का रियल नेम था अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। क्या था बता दो, अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। किसका मूल नाम था, सिकंदर। क्योंकि ये जहां रहता था उस जगह का नाम था मैसेडोनिया। जो आया कहां से था ये, नहीं, यूनान। कहां से आया था, और यूनान में इनका जो निवास क्षेत्र था, जिनका नाम क्या था, मैसेडोनिया। तो मैसेडोनिया का रहने वाला था, तो इसका नाम पूरा पढ़ दिए अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। आया बात समझ में। इसका जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ, जन्म। इसका विवाह हुआ था किसके साथ, रुखसाना। और ये प्यार से बोलता था रेक्सोना, मतलब ठीक नहीं, उसी वैसी नाम है। तो दोनों नाम मिलेगा बुक में, क्या क्या बता दो, रुखसाना, और ही उसी का ही नाम क्या है, रेक्सोना। रेक्सोना के पिताजी का नाम था शाहदरा हो गया रेक्सोना के पिता का नाम शाहदरा, जो फारसी शासक था। क्या था, तो फारस वाले का तो ये अंत करेगा आगे चल के, लेकिन शाहदरा भी वहीं का ही शासक था, आसपास का। समझ आ पा रहा है। तो कुल मिला के होता ये था, जो फारस जो था ये सिकंदर का ससुराल था। सिकंदर का ससुराल नहीं होगा, तो सिकंदर का ससुराल क्या था, फारस। तो आना जाना चलते रहता था उसका, समझ आ रहा है। तो वहीं चलता था रुक्मणी, कौन रुक्मणी बोलता था नहीं, कौन सा वंश,
हकमनी है, ठीक है। हकमनी वंश, कौन सा वंश? तो हकमनी वंश वालों से वहीं आगे क्षेत्र को जीतेगा और आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के फारस उनका आना जाना चलता था, ये आपको समझना है, ताकि वो आगे। अब जो हकमनी वंश वाले का क्षेत्र बहुत बड़ा था और शाहदर का क्षेत्र उतना ज्यादा था नहीं, तो वो क्या किया, हकमनी वालों को हरा के क्षेत्रों का विस्तार करेगा। तो पहले से उनका आना जाना फारस में चल ही रहा था, क्योंकि वहीं से वो क्या विवाह किया था, किससे विवाह किया था? रुखसाना से। समझ आ पा रहा है? इसका एक घोड़े का नाम था, क्या था? बुफेकराल। घोड़े का नाम क्या था? बुफेकराल। सिकंदर के घोड़े का नाम पूछा जाता है, क्या था? बुफेकराल। और बुफेकराल के नाम से भारत में एक शहर भी है, बुफेकराल। सही में तो बता रहा हूं, तो ठीक नहीं, क्यों गलत बताऊंगा, ठीक नहीं। आगे जब वो युद्ध करके वापस लौटते रहते तो अपने घोड़े के नाम पे उस शहर का स्थापना करके जाएगा, उसको समझेंगे। तो घोड़े का नाम क्या था बता दो? बुफेकराल, है ना। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और अरस्तु ही इसको पूरा विश्व जीतने का क्या दिखाया था? ख्वाब, ड्रीम दिखाया था। और अरस्तु का भी गुरु कौन था? प्लेटो। कौन था? और प्लेटो का गुरु सुकरात। तो एग्जाम में ना क्रम पूछता है कि गुरुओं के क्रम कौन किसके गुरु थे। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु का भी गुरु, और प्लेटो का भी गुरु सुकरात। प्लेटो को क्या नाम से जानते करके भी पूछा जाता है? अफलातून। क्या बोलते हैं? तो अफलातून किसका नाम है? प्लेटो का। अफलातून किसका नाम है? प्लेटो का। चलो, सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व। विवाह किसके साथ? रुखसाना या रेक्सोना। इनके पिता का नाम शाहदरा। तो शाहदरा कहां का शासक? तो फारस में आना जाना किसका चलता था? सिकंदर का। बाद में फारस में ही चलने वाले कौन सा वंश? हकमनी। कौन सा वंश है? हकमनी वंश का क्या करेगा? अंत करेगा। कौन करेगा? सिकंदर। इसके घोड़े का नाम क्या था? गुरु का नाम अरस्तु। क्वेश्चन अक्सर आता है, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु का गुरु, प्लेटो का गुरु। प्लेटो को क्या बोलते हैं? अफलातून। क्या बोलते हैं? अफलातून। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना। चलो अब इसका एंट्री करवाते हैं भारत में, सिकंदर का। तो सिकंदर जैसे ही भारत के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए आता है, तो इसका सामना सबसे पहले किसके साथ होगा? तो तक्षशिला के शासक, जिसका नाम था आम्भिक। क्या नाम था? आम्भिक के साथ होता है। लेकिन आम्भिक जो था एकदम कुल मिला के ऐसा शासक था, चलो सामने देख लो, इधर बातें ना करें। चलो, सिकंदर जैसे भारत पे आता है तो पहला सामना किसके साथ होगा? आम्भिक के साथ। लेकिन आम्भिक जो है सिकंदर की जो विशाल सेना थी उसको देख कैसी डर जाता है, और एक कर देगा आत्मसमर्पण। क्या कर देता है? आत्मसमर्पण कर देता है, मुख्य रूप से है ना, सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण। और लगभग 328 ईसा पूर्व के आसपास ये ईरान और अफगानिस्तान पूरा क्षेत्र इसके अधीन हो जाता है। समझ आ रहा है कौन कौन सा क्षेत्र? ईरान, अफगानिस्तान, पूरा क्षेत्र किसके अधीन आ चुका है? सिकंदर। और भारत में सबसे पहले सामना इसका किसके साथ हुआ? आम्बिक के साथ। आम्बिक लड़ाई झगड़ा किया क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास सेना उतना तो था नहीं, और सिकंदर की सेना इतनी अधिक थी कि देख के ऐसे आदमी डर जाता था कि लड़ूंगा तो हारूंगा ही ऐसे करके। क्योंकि विश्व विजेता किसको बोलते हैं? सिकंदर। विश्व विजेता किसको बोलते हैं? पूरा लगभग विश्व का 60% क्षेत्र को जीता था वो। समझ में आ रहा है? इसलिए विश्व विजेता 60% क्षेत्र जीता था वो। और ज्यादा क्षेत्र था भी नहीं उस समय, ज्यादा निवास भी नहीं करते थे, तो लगभग अधिकांश क्षेत्र को जीत लिया था, कुछ कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। इसलिए विश्व विजेता किसको बोलते हैं? और कहावत ही बनता है, जो जीता वो यही सिकंदर है, क्योंकि हमेशा जीतता ही था ये। समझ आ पा रहा है? क्योंकि इसकी सेना बहुत ही अधिक थी। कौन बंदर बोल रहे? कहाँ बंदर? और जो हारा वो? अच्छा ठीक है, अच्छा वो बंदर बनेगा। चलो यहां तक क्लियर सबका? तो यहां से मेन क्वेश्चन आम्भिक वाला आता है ना।
भारत में सबसे पहले आयत किसका सामना हुआ? आम्बिक से। आम्बिक लड़ाई किया क्या? नहीं किया, सरेंडर कर दिया। तक्षशिला का क्या थे? शासक। अब सिकंदर का जो दूसरा आक्रमण भारत में जो होगा वो होता है पंजाब के शासक के साथ। पंजाब का उस समय शासक था पोरस। कौन, क्या नाम से था? पोरस। पंजाब वाला जो इलाका था उस क्षेत्र में आपका ये जो पंजाब क्षेत्र पहले ये पूरा एरिया में आता था इस प्रकार से। तो पंजाब का शासक कौन था बता दो? तो पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई कब होगा? 326 ईसा पूर्व। और इस सन बहुत बार एग्जाम में आपको मिलेगा। समझ आ पा रहा है? सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में लड़ाई होगा। और इस लड़ाई को कहा जाता है हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो युद्ध के नाम यही देगा आपको। समझ आ रहा है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो किसमें टिक लगाओगे? सिकंदर और पोरस। पोरस किस, कहां का राजा था? पंजाब का। कब यह युद्ध हो रहा है? 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था ये युद्ध? और ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अभी कुछ समय पहले केबीसी में भी क्वेश्चन आया था कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? तो क्या बताओगे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। किनके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अब पोरस जितना लड़ सकता था उतना तो लड़ लिया, जितना उनके पास क्षमता था, जितना शक्ति था उतना लड़ा, हार नहीं माना। लेकिन समझ में आ रहा है? लेकिन जीत कौन गया अंत में? सिकंदर। बात मत करो। हार कौन गया? पोरस। जीता कौन? सिकंदर। लेकिन सिकंदर एक चीज के अंदर पाया कि इसकी वीरता को देख के बहुत खुश हो गया कि अभी तक जितना मैं जगह लड़ने गया या तो आदमी लोग आत्मसमर्पण कर देते थे या थोड़ा बहुत लड़के हार मान जाते थे इस टाइप का। समझ में आ रहे हैं? लेकिन ये अंत तक हार माना है क्या? पोरस नहीं माना। तो बहुत ही वीर योद्धा के रूप में भी फेमस हुआ पोरस। समझ आ पा रहे हैं? हाँ कि नहीं? तो पोरस का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को तो जीता सिकंदर, लेकिन इस ये क्या बना लिया उसको, पोरस को अपना क्या बना लेता है? मित्र बना लिया। समझ आ रहा है? दोस्त, फ्रेंड। हाउ उस एक से एक बोलो आप दोनों, ठीक नहीं? चलो, तो पोरस की हार हुई कौन से युद्ध में? हाइडे स्पीच। लेकिन इसकी वीरता को देख के इसको अपना क्या बना लिया? सिकंदर, मित्र बना लिया। और सिकंदर के साथ में उनकी पत्नी भी थी। अब भाई उतना सालों से निकले हैं लड़ाई करते करते, तो छोड़ के नहीं आएंगे। फिर नहीं बार बार फोन ऑन करने के चक्कर, ठीक नहीं? फिर हार जाता वो, ठीक नहीं? और उसमें फोन ऑन तो नहीं था, लेकिन अब बार बार याद आता, फिर जाना पड़ता। उससे अच्छा साथ में लेके चलो, ठीक नहीं? तो सिकंदर, अब गाड़ी नहीं, पैदल, ठीक नहीं? घोड़े में आया था। घोड़े का नाम क्या था? बुफेकराल। तो घोड़े में बैठा के लाता था, ठीक नहीं? हो गया शांत रहो। तो सिकंदर के साथ उसकी पत्नी भी थी जिसका नाम क्या था? रैक्सोना। क्या नाम था? तो रैक्सोना क्या की? पोरस को बांधी राखी। पोरस को क्या बांधी? और अपना भाई बना ली। क्या बना ली? भाई। चलो, तो फिर देख लो, रैक्सोना किसको राखी बांधी बता दो? और भाई बना ली। और एक मित्र कौन बना लिया? सिकंदर। मित्र कौन बनाया? सिकंदर। तो ये किस्सा हुआ था कौन से युद्ध के बाद? हाइडे स्पीच का युद्ध। क्लियर सबका? तो हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326। और इसी डेट को ही सिकंदर का आगमन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जो क्षेत्र को जीता था वो पहले भी कोई वो क्षेत्र दूसरे के हाथ में था, लेकिन राजा आपका बना था कौन? आपका देख लो, राजा कौन था? आम्बिक। तो ये क्षेत्र को जीतने के बाद आया कब था ये समय? मतलब 328 के आते तक ये क्षेत्र उनके हाथ में आ गया था। लेकिन भारत में मुख्य आगमन का डेट हम क्या मानते हैं? 326। जब वो किसके साथ लड़ाई किया? पोरस। तब उसको हम मान के चलते हैं। तो जब भी एग्जाम में डेट पूछेगा कि सिकंदर भारत कब आया था, तो किस पर टिक लगाओगे? 326। भूलना नहीं है। समझ आ पा रहे हैं? क्या है बता दो? 300 और नहीं है 3 दूनी 6। क्या है बता दो? 3 दूनी 6। कौन आया था? सिकंदर। और संविधान में इसका अनुच्छेद भी बार बार आता है, 326 नंबर का अनुच्छेद। तो 3 दूनी 6 ओंठ देके जाओ, ऐसे वाला एक ट्रिक होता था बिहारियों का, ठीक नहीं? क्या बोला मैं? 3 दूनी 6 ओंठ देके जाओ, मतलब मतदान वाला है। कौन सा वाला है? कि 18, मतलब मतदाताओं की जो आयु कितना वर्ष होता है? 18। वो कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? 26। तो ओंठ वाला कुछ है रिलेशन इसका, ठीक है ना? आया बात समझ में?
तो आगे संविधान पढ़ेंगे तब देख लेंगे, यहां तक क्लियर नहीं बताऊं। तो 3 दूनी 6 मतलब 326 ईसा पूर्व में कौन आया था? सिकंदर। किससे लड़ाई किया? पोरस। अब लड़ाई वड़ाई कर लिया, अब उसको बढ़ना था भारत देश को जीतने के लिए, क्योंकि एक तो दोस्त बन गया उसका पहले से। अब देश में चल रहा था किसका राज? घनानंद का। किसका चल रहा था उस समय? घनानंद का क्या चल रहा था? शासन। लेकिन अब ये सिकंदर लोग जो निकले थे कई सालों से घर नहीं गए, एकदम भूख प्यास मरते मरते आ रहे हैं, बीच में कुछ मिल गया तो खाने दे देते थे, लेकिन हर एक क्षेत्र को जीतना उनका था। समझ आ रहा है? तो सिकंदर जो है 325 ईसा पूर्व मतलब जस्ट अगले साल 326 के बाद आएगा 325 ईसा पूर्व, घटते क्रम में चलेगा ईसा पूर्व। तो अगले ही साल मतलब 325 ईसा पूर्व में इनकी सेना को आगे बढ़ना था भारत की ओर, लेकिन इन लोग आगे बढ़े क्या? नहीं, क्योंकि इसके आगे आपको मिलेगा कौन सा नदी? व्यास नदी। कौन सा नदी? देख लो नदियों का अगर हम देखें ध्यान से कि कौन कौन सा नदी है, तो यहां पास आपका है झेलम नदी। कौन सा नदी? तो झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, है ना। लेकिन ये जो हाइडे स्पीच का जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र मिल गया उनको आगे बढ़ने के लिए, है ना। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो और बहुत सारी नदियों को लोग पार किए थे दरअसल। जैसे और देख लो कौन कौन सा नदी इसको मिल जाएगा बीच में? कौन सा? चिनाब नदी ज्यादा उतना खतरनाक नहीं था, वहां से लोग निकल गए। लेकिन अब कौन सा नदी आएगा बीच में? ये कौन सा नदी है? तो व्यास नदी को लोग पार नहीं कर पाएंगे। व्यास नदी में बहुत अधिक बाढ़ आया रहता उस समय, और अगर जाते, अच्छा सर ये कौन सा है? अच्छा रावी नदी। रावी क्या गया? व्यास है ना। रावी क्या क्या है बताओ? व्यास। तो कौन सा नदी पार नहीं कर पाएंगे? व्यास नदी को पार करने से उनकी सेना मना कर दी और लोग वापस क्या हो गए? लौट गए। तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सिकंदर कौन सी नदी को पार नहीं कर पाया? व्यास नदी को। कौन सी नदी को? और इधर भारत के अंदर घनानंद क्या सोच रहा है? मेरी सेना देख के डर के चले गया, लेकिन ऐसा हुआ है क्या? नहीं। किस उनकी सेना लोग आगे बढ़ी नहीं, अब जाते तो फिर डूब के आगे बह जाते नहीं। अब व्यास नदी पार नहीं कर सकते थे ना उस समय। आया समझ में? तो देखने ये मिला कि सिकंदर भारत जब आया था तो ये टोटल 19 माह तक रुका था। कितने माह तक? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, सिकंदर भारत में कितने माह तक रुका था? 19 माह तक रुका था कुल मिला के। हो उतना नहीं पूछेगा, 1.5 साल 1 महीना, ठीक नहीं। केवल क्या पूछेगा? 19 माह। कितना माह? 19 माह। सिकंदर कौन से दर्रे को पार करके आया था? तो खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा? दर्रा का मतलब पहाड़ों के बीच का रास्ता। पहाड़ों के बीच का रास्ता को हम दर्रा बोलते हैं, भारत भूगोल में पढ़े होगे। आया समझ में? और ये जो दर्रा है वो अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत में। कौन सा पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। लेकिन अब पाकिस्तान वाले एरिया में भी आता है कि नहीं आता है? नहीं नहीं, सुलेमान है, सॉरी उधर क्या मिलेगा? सुलेमान। और अफगानिस्तान तरफ क्या मिलेगा? हिंदू कुश। तो हिंदू कुश पर्वत के क्षेत्र में कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। उसी को पार करके भारत आया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि सिकंदर कौन से दर्रे को पार करके आया था? खैबर दर्रा। और उस समय सिकंदर ही नहीं, जो भी विदेशी यात्री होते थे खैबर दर्रा को ही पार करके आते थे। लेकिन सिकंदर क्या है? फेमस था, तो इसी के बारे में पूछेगा आपको। आया बात समझ में? कितना महीना तक भारत में रुका था ये? 19 माह तक रुका था। क्लियर यहां तक सबका? है ना। लेकिन सिकंदर जब आता था तो अपने साथ लेखक मतलब जो भी लेखकों को भी रखे रहता था, ताकि मैं जो भी करूंगा तो लिखना भी है, ताकि पूरे इतिहास से मेरे को जाना जाए। समझ आ रहा है? तो इनके साथ में कौन कौन इतिहासकार होते थे, कौन कौन लेखक थे? तो पहला व्यक्ति का नाम क्या था? निरियाकस। क्या नाम था? तो निरियाकस था। दूसरा आने सिक्रेटस। क्या लिखा है? जो सीक्रेट बातों को लिखता था, ठीक है, आने सिक्रेटस। एक क्या था? निरियाकस। और तीसरा आस्टिबुलस। क्या लिखा है? आस्टिबुलस। तो फिर से बता दो, सिकंदर के प्रमुख लेखक में नाम क्या क्या था? निरियाकस, आने सिक्रेटस और आस्टिबुलस। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है पहला वाला कि सिकंदर का जो लेखक फेमस में कौन था? निरियाकस। सिकंदर के देखो 2 टाइप की सेना होती थी, एक जल सेना और एक थल सेना। अब वायु सेना उस समय नहीं रहेगा, हेलीकॉप्टर कहां से लाए, ठीक नहीं। तो कितना सेना? 2 सेना। कौन कौन सा? जल सेना और थल सेना। और दोनों सेना को संभालने के लिए अधिकारी होगा, तो अधिकारियों का नाम पूछता है।
तो सिकंदर का जो थल सेनापति जो था, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, क्या नाम था? तो हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सिंपल ये पूछेगा, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, बस ये क्वेश्चन मिलेगा। तो किसका था? सिकंदर का। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति? सिकंदर का। किस प्रकार का? थल सेना। ये लेकिन थल सेना ऐसा पूछता नहीं, बस सेनापति पूछता है। और एक था जल सेनापति, इसका नाम था निर्याकस। निर्याकस इसका लेखक भी है और इसका जल सेनापति भी है, दोनों वही व्यक्ति है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो दो सेनापति बताओ कौन कौन थे? सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस। आया बात समझ में? है ना? तो इनका नाम याद रखना, क्योंकि इन लोग जैसे कि आए थे भारत में, तो कुछ तो स्थल क्षेत्र से आते, कुछ इधर बंबई तरफ से इनको एंट्री करना था। दोनों तरफ से लोग आते थे। जब भी युद्ध करना है तो जल तरफ से भी पूरा घेरते थे और थल तरफ से भी घेर लेते थे। है ना? अब आगे चल के देखो क्या होगा, ध्यान देंगे। इसमें से वापिस जब लौटने के क्रम में इन्हीं में से कोई एक जन वापिस नहीं जाएगा। कौन नहीं जाता वापिस? तो कौन नहीं जाएगा? निर्याकस वापिस नहीं लौटेगा, वो यहीं स्थापित हो जाता है। तो उसको आगे हम समझेंगे। नहीं वो निर्याकस है कि सेल्यूकस निकेटर? हाँ हाँ, ये नहीं जाता ना। ठीक है ना, मतलब कौन रुक जाता ये बताओ बस। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है ना। आगे आएगा क्वेश्चन, अपन आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर सबका? सेनापति का नाम याद रहेगा। चलो इसने देख लो, झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने एक शहर बसाया था, इसका नाम क्या था? बुफेकराल। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के आसपास कौन सा शहर है? बुफेकराल, जो अपने घोड़े के नाम पर बसाया था। बुफेकराल इनके घोड़े का नाम था। और एक शहर भी देखने मिला, किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। युद्ध भी जीता था उसने। झेलम नदी के किनारे कौन सा युद्ध हुआ था? हाइडेस्फिश को युद्ध को जीता भी था और एक शहर का स्थापना भी किया, ये याद रखना है। क्लियर है सब कहां तक? और इसे ही सिकंदर को ही बोलते हैं विश्व विजेता। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसने पूरी दुनिया का लगभग कितना 60% भाग को जीता था, तो इसलिए इसको विश्व विजेता के नाम से जानते हैं। और पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब किसने दिखाया था? अरस्तु ने। किसने दिखाया था? क्योंकि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अब वापस इन लोग लौट गए और लौटने के क्रम में हम बात करें तो इनका मृत्यु होता है 323 ईसा पूर्व में। समझ आ पा रहा है? और कहां होता है बोलेंगे तो बेबीलोन में। बेबीलोन कहां है? इराक। बेबीलोन कहां है? तो सिकंदर का मकबरा कहां है करके पूछा जाता है। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में, और इसका मृत्यु मात्र 33 वर्ष में हुआ। कितने वर्ष में? 33 वर्ष में इसकी मृत्यु हुई थी। आया बात समझ में? है ना? तो इतना पूरा जानकारी सिकंदर को लेके याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले विदेशियों में कौन आया अपने भारत देश में? ईरान वाले या फारस वाले बोल सकते हैं। उसके बाद कौन आए? यूनान। कौन आए? ईरान वाले में कौन आया था? डेरियस प्रथम। कौन आया था? और यूनान वाले में कौन आएगा? सिकंदर। कौन आएगा? लेकिन सिकंदर फिर वापस लौट जाएगा। उन लोग तो सिकंदर उन लोगों को पहले अंत कर देगा। कौन से वंश वालों का? हकमनी वंश वालों का। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? चलो, तो ये हमारा सिकंदर के साथ साथ विदेशी आक्रमणकारी हो गया। कल हम पढ़ेंगे पूरा मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि घनानंद के समय का पूरा एक किस्सा था, तो उसको हम देख चुके हैं। घनानंद का हत्या कौन करेगा बता दो? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन करेगा? और कौन सा वंश की स्थापना करेगा? मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। क्लियर है यहां तक सबका? तो एक बार जाके देख लेना और कल एक बार अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि जितना भी चीज आज हम पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है इससे। क्लियर है सबका? चलो बाकी कल पढ़ते हैं ना, ठीक है।